तो फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सबके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे ब्रेस्ट के बारे में। और ब्रेस्ट क्या होता है? इट इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या होता है? इट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, है ना। ब्रेस्ट क्या है? इट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेस्ट क्या है बच्चे? इट इज अ डेवलप्ड मैमरी ग्लैंड। फीमेल के अंदर मैमरी ग्लैंड जो होती हैं डेवलप्ड हैं, एक्टिव हैं, है ना। और वही डेवलप्ड मैमरी ग्लैंड को हम क्या बोल रहे हैं? ब्रेस्ट। मेल के अंदर मैमरी ग्लैंड इनएक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो ब्रेस्ट होते हैं बच्चे ना, दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। क्या होती है? ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है ना। दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। और ये एपोक्राइन नेचर की सेल्स होती हैं। दे आर एपोक्राइन इन नेचर, एपोक्राइन इन नेचर। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है पहले कि एपोक्राइन का मतलब क्या है, मेरोक्राइन का मतलब क्या है, होलोक्राइन का मतलब क्या है, सब चीज हमने एनिमल टिश्यू में पढ़ा वहां पर, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट है, दे आर डेवलप्ड मैमरी ग्लैंड, दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, है ना, एंड दे आर एपोक्राइन इन नेचर, ठीक है। चलिए, तो अब इस ब्रेस्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। तो ब्रेस्ट के अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें आपको लगभग 15 से 20 लोब्स देखने को मिलेंगे। ब्रेस्ट के अंदर बच्चे 15 से 20 लोब्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उन लोब्स के अंदर फर्दर ये लोब्यूल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और उनमें क्या रखी हुई है? उनमें क्लस्टर ऑफ सेल्स रखे हुए हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स लिखे हैं। और उन सेल्स को क्या बोल रहे हैं? उन सेल्स को हम बोल रहे हैं एल्वियोलाई और एसिनाई। और ये जो एल्वियोलाई सेल्स हैं जो कि लोब्स के अंदर रखी हुई हैं, यही रेस्पॉन्सिबल है मिल्क सिंथेसिस के लिए। मिल्क कहां बन रहा है? तो इन्हीं एल्वियोलाई सेल के अंदर मिल्क बन रहा है। अब इस एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं बच्चे, तो ये देखिए एल्वियोलाई के अंदर क्या मिलेंगे आपको? स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम की लेयर मिलेगी आपको यहाँ पर। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम की लाइन यहाँ पर मिलेगी एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम की लाइनिंग है, ये जब फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, जब प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर जब प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस हो रहा है, प्रोलैक्टिन सिक्रेट हो रहा है उसकी बॉडी में, तो उस प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन की वजह से ये जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम जो यहाँ पर है, ये प्रोलैक्टिन की वजह से ये कन्वर्ट हो जाती हैं स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गई स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम में। और जब ये स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो फिर ये स्टार्ट कर देती हैं क्या चीज? मिल्क सिंथेसिस। इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? मिल्क सिंथेसिस। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि मिल्क फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है मिल्क सिंथेसिस के लिए, ठीक है। क्या किया इसने? वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और ये एक तरह की सेल का दूसरे तरह की सेल में कन्वर्ट हो जाना, दिस इज कॉल्ड मेटाप्लेजिया। क्या बोलते हैं इसे हम? मेटाप्लेजिया। तो मैंने आपको हाइपरप्लेजिया के बारे में बता दिया, ठीक है। हमने हाइपरट्रॉफी के बारे में बात कर ली, और यहाँ पर मैंने आपको मेटाप्लेजिया के बारे में बता दिया। मेटाप्लेजिया मतलब कि एक तरह की सेल का दूसरे में कन्वर्ट हो जाना। तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड कोलुइडल जो है वो कन्वर्ट हो गई स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस प्रोलैक्टिन। और ये स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर सेल्स जो हैं ये मिल्क सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। अब वो मिल्क बन के कहाँ स्टोर्ड है? इन एल्वियोलाई के अंदर मिल्क वो स्टोर्ड है। और इन एल्वियोलाई के ऊपर किस चीज की लाइनिंग पाई जा रही है बच्चे? यहाँ पर पाई जाती है मायो एपिथेलियल सेल की लाइनिंग। यहाँ पर मायो एपिथेलियम देखने को मिलेगी। यहाँ पर इनके बाहर क्या मिल रही है? मायो एपिथेलियल सेल की लाइनिंग मिल रही है। यहाँ पर मायो एपिथेलियल सेल की ये मिल रही है, एल्वियोलाई कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर लिया बच्चे, इन लोब्स के बारे में बात कर लिया। इन लोब के अंदर मिल्क सिंथेसिस करने वाली जो सेल्स हैं एल्वियोलाई, उनके बारे में बात कर लिया। और क्या मिलेगा? इन लोब्स के बीच बीच में क्या भरी है बच्चे? फैटी टिश्यू भरी रहती हैं। और उन्हें हम बोल रहे हैं दे आर फॉर्मिंग द पैरेन्काइमा ऑफ द ब्रेस्ट। तो पैरेन्काइमा ऑफ ब्रेस्ट फॉर्म बना रहा है ये फैटी टिश्यू, जो कि इन एल्वियोलाई के अलावा इसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर भरी हुई है, ठीक है। तो ये बात हो गई सर स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए, अब मिल्क का फॉर्मेशन करा लिया हम लोगों ने। मिल्क कहां पर बन के स्टोर्ड है सर? एल्वियोलाई के अंदर मिल्क बनकर स्टोर्ड है। अब ये मिल्क बाहर कैसे निकलेगा वो देखिए। तो जब बेबी निपल सक करता है, जब बेबी निपल सक करता है, तो यहाँ पर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पर? मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या होता है ये मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स? वो देखो आप। तो जब बेबी निपल को सक करता है यहाँ पर, तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं बच्चे, यहाँ के जो स्ट्रेच रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो ये सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस से फिर क्या होता है? वहाँ पर ऑक्सीटोसिन, है ना, ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस हो रहा है। और वो ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है। पता है आपको? बनता कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस में। सीक्रेट कहाँ से हो रहा है? रिलीज कहाँ से किया जा रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पढ़ रखा हमने सारी चीजें। तो हाइपोथैलेमस बनाएगा ऑक्सीटोसिन,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, ब्लड स्ट्रीम में आएगा और वो ऑक्सीटोसिन आकर क्या करता है, ये जो एल्विलाई के ऊपर ये जो मायोएपिथेलियम की जो लाइनिंग है, इन मायोएपिथेलियल सेल्स पे वो एक्ट करेगा कौन, ऑक्सीटोसिन। इस पर ये ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा बच्चे, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन जब इन मायोएपिथेलियल सेल पे एक्ट करेगा तो इन मायोएपिथेलियल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इन एल्विलाई के अंदर जो मिल्क भरा हुआ है, अब वो मिल्क यहाँ से बाहर निकलेगा। अब इन एल्विलाई के डक्ट में आएगा बाहर निकल के। तो इन एल्विलाई के डक्ट को क्या बोल रहे हैं हम, इनको बोलते हैं मैमरी ट्यूब्यूल। क्या बोल रहे हैं, मैमरी ट्यूब्यूल। तो ये मिल्क मैमरी ट्यूब्यूल में आ गया। फिर इन मैमरी ट्यूब्यूल से मिल्क कहाँ जाएगा, ये कॉमन डक्ट में आएगा। इस कॉमन डक्ट को क्या नाम बोला आपने, मैमरी डक्ट। क्या बोला, मैमरी डक्ट, ठीक है। और इस तरह से ये देखो मैमरी डक्ट पे भी ये मायोएपिथेलियल सेल की लाइनिंग है, तो ऑक्सीटोसिन इन पर भी काम करेगा और इन पर भी काम करेगा, तो इनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो मिल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और ऐसी कई सारी सेवरल मैमरी डक्ट मिल जाती हैं। किसमें खुल गई, यहाँ पर ये वाइडर पार्ट में खुल गई, इसको बोल रहे हैं एम्पुला। तो ये सेवरल मैमरी डक्ट आकर खुल जाती है एम्पुला में, और फिर ये एम्पुला जो है ये कंटिन्यू हो जाता है एक डक्ट के अंदर, इसको आप बोल रहे हैं लैटिफेरस डक्ट, ठीक है। तो ये एम्पुला किसमें कंटिन्यू हो गया, लैटिफेरस डक्ट में। तो जितने लोब उतने लैटिफेरस डक्ट, ठीक है। ये देखो ये एक लोब का बात बताया मैंने, एक लोब की कहानी बताई मैंने। तो जितने लोब उतने लैटिफेरस डक्ट, लगभग 15 से 20 लोब होते हैं, तो 15 से 20 ये लैटिफेरस डक्ट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से मायोएपिथेलियल सेल्स पर ये ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा, इनमें कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, और ये मिल्क जो यहाँ पर भरा हुआ है वो मिल्क पहले डक्ट में आएगा, डक्ट से फिर इस मैमरी डक्ट में आएगा, मैमरी डक्ट एम्पुला में खुलने, एम्पुला में आएगा, एम्पुला से लैटिफेरस डक्ट में आएगा, और इस लैटिफेरस डक्ट से फिर उस मिल्क को बेबी क्या करेगा, सक कर लेगा, उस मिल्क को बेबी सक कर लेगा, ठीक है। तो ये कहानी होगी बच्चे यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर आपसे बोला जाए, देखिए यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है वो देख लो। तो जो निपल है, निपल के अराउंड की जो डार्क कलर्ड एरिया होती है, इसको बोल रहे हैं एरियोला मेमे। एरियोला मेमे क्यों बनी होगी डार्क कलर्ड एरिया, तो बच्चे ताकि जो बेबी है वो रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये निपल है कहाँ पे, आने बात समझ, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एरियोला में डार्क कलर्ड एरिया बन रखी है यहाँ पर, ठीक। तो ये सब बातें होगी, ठीक है। ये मायोएपिथेलियल सेल के बारे में हमने बात कर लिया, इन पैरेन्काइमा के बारे में बात कर लिया, ये हमारे ये ब्रेस्ट की पैरेन्काइमा होगी, है ना, फैटी टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पर। और अगर हम बात करें इनके डेवलपमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चे इन डक्टुलर सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। जो डक्टुलर सिस्टम है, ये पूरा डक्टुलर सिस्टम हो गया देखो ब्रेस्ट का, ठीक है। मैमरी ट्यूब्यूल, मैमरी डक्ट, एम्पुला, लैटिफेरस डक्ट, ये पूरा क्या हो गया, ये डक्टुलर सिस्टम हो गया, ठीक है। दिस इज द डक्टुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। तो इस डक्टुलर सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो सर एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल है। एस्ट्रोजन और क्या डेवलप कराएगा, तो ये जो पैरेन्काइमा है, ठीक है, ये पैरेन्काइमा का डेवलपमेंट करा रहा है, इन डक्टुलर सिस्टम का डेवलपमेंट करा रहा है कौन, एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन पता भी है सर, एस्ट्रोजन ही फीमेल को फीमेल बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो फीमेल की बॉडी में अलग अलग जगह पर, ठीक है, जो फैट का डिपोजिशन हो रहा है कौन करा रहा है, एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। तो यहाँ पर ब्रेस्ट के अंदर भी, इस ब्रेस्ट के अंदर भी जो फैटी टिश्यू का डिपोजिशन होगा वो किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है सर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। नेक्स्ट प्रोजेस्टेरोन क्या काम कर रहा है यहाँ पर, अगर कोई पूछे तो ये जो ये एल्वियोलाई है, ये जो एसिनाई एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के डेवलपमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो प्रोजेस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मिल्क के सिंथेसिस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो कहेंगे सर प्रोलैक्टिन रेस्पॉन्सिबल है। मिल्क के इजेक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो बोलेंगे ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली। और अगर हम देखें बच्चे कि ब्रेस्ट का जो साइज है वो वेरी करता है ना, ब्रेस्ट का साइज वेरी कर रहा है, तो ब्रेस्ट का साइज किस पे डिपेंड करता है, ब्रेस्ट का साइज डिपेंड करता है इन पैरेन्काइमा पे, फैटी टिश्यू पे डिपेंड करता है ना। हर एक ब्रेस्ट के अंदर लगभग ये जो एल्वियोलाई के नंबर हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो साइज किस पे डिपेंड करता है ब्रेस्ट का, वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द पैरेन्काइमा, ठीक है। और बॉडी से अटैच कराने के लिए कौन है, कौन इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये पैक्टोरलिस मेजर मसल, जो चेस्ट की मसल होती है ना, पैक्टोरलिस मेजर मसल, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ना बॉडी से अटैचमेंट के लिए। और अगर देखें बच्चे तो फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट होती है इट इज कंपाउंड एल्वियोट्यूबुलर, है ना, और एक्टिव है, कंपाउंड एल्वियोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और एक्टिव है। वही फीमेल की अगर बात करें तो मेल के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है सर, ये इट इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और इनएक्टिव होता है, ठीक है। क्या देखा बच्चे, ब्रेस्ट क्या है, इट इज ए कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड, है ना, एंड इट हैव नियरली 15 to 20 lobes. Modification of sweat gland, it is a modification of sweat gland.
एंड एपोक्राइन इन नेचर। ऐसा होता है ब्रेस्ट इज एपोक्राइन इन नेचर। कब डेवलप हो रही है ब्रेस्ट? तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर डेवलप हो रही है। और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जो है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट इज कॉल्ड थैलार्ज। क्या बोल रहे हैं? थैलार्ज। थैलार्ज मतलब क्या होता है बच्चे? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। और कब हो रहा है? एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी। और फीमेल में प्यूबर्टी कब आ रही है? नियरली 11 to 14 ईयर में, 11 to 14 ईयर जो एज है ये प्यूबर्टी एज है। और इसी टाइम पर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है फीमेल के। ठीक है। और मेल के अंदर अगर हम बात करें, मेल मैमरी ग्लैंड इज कंपाउंड ट्यूबुलर एंड इट इज इनएक्टिव। और फीमेल के अंदर कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर और एक्टिव है। ठीक है। देखिए हमने कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पर हैं बच्चे ब्रेस्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन की बात की हमने। इट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पैरेन्काइमा एंड डक्टुलर सिस्टम। तो पैरेन्काइमा और डक्टुलर सिस्टम के लिए रिस्पांसिबल है, उनके डेवलपमेंट के लिए। प्रोजेस्टेरॉन है, ये किसके लिए है? इट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलाई और एसिनाई। प्रोलैक्टिन है, ये मिल्क सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल है। ऑक्सीटोसिन है, ये मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पांसिबल है। तो ये कुछ हार्मोन्स के बारे में बात कर लिया हमने, दैट इज रिलेटेड टू द ब्रेस्ट। और ये जो प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस है, प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस कब हो रहा है बताओ? जब प्रेग्नेंट है फीमेल जब प्रेग्नेंट है और आफ्टर पार्चुरेशन है ना, बर्थ डिलीवरी के बाद प्रोलैक्टिन का लेवल फीमेल की बॉडी में हाई रहता है। कब तक? अप टू 6 मंथ तक फीमेल की बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहता है। और ये हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन जो है ये FSH, LH इन सब के लेवल को डाउन करके रखता है, जिसकी वजह से 6 महीने तक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना वो रुक गई है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो गई। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों स्टॉप हो गई? LH और FSH की वजह से। LH और FSH कम होने की वजह से है ना, प्रोलैक्टिन हाई है तो ये LH और FSH को सप्रेस करके रखेगा। GnRH, LH, FSH इनको सप्रेस करके रखता है, जिसकी वजह से 6 महीने तक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही ना, फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई 6 महीने के लिए। ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। और LH, FSH के कम होने से, GnRH के कम होने से मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों स्टॉप हो गई वो मैं अभी आपको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसे हम बोल रहे हैं बच्चे लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट अकर अप टू 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी। क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है ना, इसकी वजह से सारी चीजें आ रही हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों स्टॉप हो गई? LH, FSH कम होने की वजह से, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए यहीं पर अगर बोला जाए बच्चे, ये जो मिल्क इजेक्शन है, अगर मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन अगर मिल्क का इजेक्शन नहीं हो रहा है, मिल्क का इजेक्शन नहीं हो रहा मतलब कि बेबी सक नहीं कर रहा है, मान लो डेथ हो गई बेबी की है ना, ऐसी कोई कंडीशन है, तो इफ द मिल्क इजेक्शन इज नॉट देयर देन मिल्क सिंथेसिस विल स्टॉप। मिल्क इजेक्शन नहीं होगा तो मिल्क की सिंथेसिस रुक जाएगी। क्यों मिल्क सिंथेसिस रुक जा रही है? बिकॉज इनहिबिटरी पेप्टाइड ऑफ मिल्क, मिल्क के कुछ इनहिबिटरी पेप्टाइड है जो कि प्रोलैक्टिन के सिंथेसिस को रोक देंगे, है ना। प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस रुक गया तो मिल्क सिंथेसिस तो रुक ही जाएगा। मैकेनिज्म में देखिए तो ये देखने को मिल रहा है हमें। तो अच्छी प्यूबर्टी पर क्या हो रहा है? द टाइम ऑफ प्यूबर्टी थैलार्ज भी देखा हमने। और क्या क्या देखने को मिलेगा प्यूबर्टी के टाइम पर? चेंजेस क्या क्या मिलेंगे आपको? तो सर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी फीमेल के अंदर। और फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना, दिस इज कॉल्ड मेनार्ज। ये भी कब हो रहा है? प्यूबर्टी पर ही हो रहा है। और क्या मिलेगा? और सर प्यूबिक हेयर डेवलप होने लगेंगे। प्यूबिक हेयर जो है उनका ग्रोथ होने लगेगी, प्यूबिक हेयर डेवलप होने लगेंगे बॉडी पर। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्यूबार्च। क्या बोल रहे हैं इसको? प्यूबार्च। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी फीमेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस मिलेंगे? तो थैलार्ज मिलेगा, है ना, प्यूबार्च मिलेगा और मेनार्ज मिलेगा। ठीक है। तो इसको TPM से याद रख सकते हैं। ये 3 चीजें हमें मिल रही हैं फीमेल की। और अगर इस प्रोलैक्टिन की बात करें बच्चे तो एक और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है फीमेल की बॉडी में। इस प्रोलैक्टिन को हम बोलते हैं मदरहुड हार्मोन। बोल रहे हैं प्रोलैक्टिन को बोल रहे हैं मदरहुड हार्मोन। मदरहुड हार्मोन का मतलब क्या हुआ? देखो जब बेबी नया बेबी न्यूबॉर्न बेबी है तो क्या हो रहा है उस टाइम पे? मदर सोचिए कितनी परेशान है, घर का पूरा काम करना है, फिर रात को जाकर बेबी को देखना है ना, सारी चीजें हैं। न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको भी संभालना है। लेकिन मदर जो है परेशान नहीं होती है उस टाइम पर, इनिशियल से परेशान नहीं होती है, सारे काम कर रही है वो। तो उसका जो स्ट्रेस बस्टर का काम कौन कर रहा है? प्रोलैक्टिन उसकी बॉडी में जो हाई लेवल प्रोलैक्टिन है एज ए स्ट्रेस बस्टर भी काम कर रहा है, उसकी स्ट्रेस को रिलीव कर रहा है। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं मदरहुड हार्मोन। इसकी वजह से लगाव हो रहा है इसका बच्चे के साथ। ठीक है।
देखभाल करने में, उसकी पूरी ध्यान रखने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, उसके स्ट्रेस बस्टर का काम कर रहा है, प्रोडक्टिव, ठीक है, तो प्रोडक्टिव कोऑर्डिनेट इज द मदरहुड हार्मोन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। हमने मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात कर लिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात कर लिया, ठीक है। तो अब गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात कर लेते हैं कि मेल की जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो किस तरह से मेल गैमेट बना रहे हैं और फीमेल की जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो किस तरह से फीमेल गैमेट बना रहे हैं। तो वहाँ पर जब मैंने आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बताया था तो मैंने बोला था जो जर्म सेल होती है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इन ओरिजिन होती है। तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चे। ये देखिए, ये अर्ली एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट का मैंने डायग्राम शो कर रखा है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो अर्ली एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान क्या होती है, कई सारी स्टेजेस आती है, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, कई सारी स्टेजेस वहाँ पर आ रही है। तो ये जो है ये ब्लास्टुला स्टेज का ये डायग्राम है, ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम है। अभी आप जब आगे पढ़ोगे तो और अच्छे से हम डिटेल में स्टडी करेंगे सारी चीज़ों को। तो ये ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम बच्चे, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में क्या होता है, उस एम्ब्रियो के अंदर जितनी भी सेल होती हैं, ठीक है, उस एम्ब्रियो के अंदर जितनी भी सेल हैं वो सारी की सारी सेल दो लेयर में अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। वो सारी की सारी सेल जो है वो दो लेयर में अरेंज हो जाती हैं। पेरीफेरी वाली जो लेयर है उसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट की लेयर, और यहाँ पर अंदर की तरफ कुछ सेल यहाँ पर इकट्ठा हुई जिसको आप बोल रहे हो एम्ब्रियोनल नॉब, और पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो है वो इसी एम्ब्रियोनल नॉब से ही डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये एम्ब्रियोनल नॉब से पूरा का पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर है बच्चे ना, इससे एम्ब्रियो का कोई भी पार्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होती है ट्रोफोब्लास्ट की लेयर, ठीक है। और इन्हीं ट्रोफोब्लास्ट की लेयर में डिवीजन हो रही है, इन्हीं के अंदर माइटोसिस हो रही है, और इन्हीं के अंदर माइटोसिस होने की वजह से यहाँ पर जो सेल बनी है इन्हें हम बोल रहे हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। क्या बोल रहे हैं इन्हें हम? प्राइमोर्डियल जर्म सेल। यानी जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल हैं ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इन ओरिजिन हो गई। कैसी हो गई? दे आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इन ओरिजिन। और वो भी कैसी होती है? दे आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक तो है, फिर कैसी है उसमें भी? तो दे आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल इन ओरिजिन। कौन? ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ गई कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो हैं दे आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इन ओरिजिन, क्योंकि एम्ब्रियो तो केवल इतनी सेल से डेवलप हो रहे हैं, वो भी आगे और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे सारी चीजों। तो ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल हैं, दे आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इन ओरिजिन, है ना। दे आर डेवलप्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। कहां से डेवलप हुई हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से ही डेवलप हुई हैं। और ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल हैं ये जाकर कहाँ एम्बेडेड हो जाती हैं बनने के बाद? यहाँ से कहाँ चली गई वो? यहाँ से बनने के बाद वो चली जाती हैं यॉर्क सैक की एंडोडर्म में, वहां पर जाकर एम्बेडेड हो जाती हैं। तो जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल हैं दे गेट एम्बेडेड इन द एंडोडर्म ऑफ यॉर्क सैक। अब ये यॉर्क सैक क्या होता है? ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है बच्चे, ये एक तरह की आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। इसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगा, जैसे कि एम्ब्रियोन हो गया, कोरियोन हो गया, एलेंटोइस हो गया, ठीक है। ये भी आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये उन्हीं तरह की एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है यॉर्क सैक, और इस यॉर्क सैक की एंडोडर्म में जाकर ये एम्बेडेड हो गई। कौन? प्राइमोर्डियल जर्म सेल से एम्बेडेड हो गई, ठीक है। अभी आगे डायग्राम से देखेंगे हम सारी चीजें। और फिर इस यॉर्क सैक की एंडोडर्म से अब यहां से वो कहां मूव कर जाती हैं? तो जब टेस्टिस बन जाएगी, ठीक है, टेस्टिस के अंदर जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बन जाएगी तो उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अब इस यॉर्क सैक की एंडोडर्म से ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल हैं ये माइग्रेट कर जाएंगी कहां पे? उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हैं, उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो इंटरनल लाइनिंग आती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इंटरनल जो लाइनिंग है सर्टोली सेल के बीच में, ठीक है, सर्टोली सेल के बीच में वो जो जर्म सेल थी वो यहीं से माइग्रेट करके गई एंडोडर्म ऑफ यॉर्क सैक से, ठीक है। तो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहां पर पहले पड़ी हैं? एंडोडर्म ऑफ यॉर्क सैक में। और जब उस जाइगोस एम्ब्रियो के अंदर, उस फीटस के अंदर जब क्या डेवलप हो जाएंगे? सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, टेस्टिस बन जाएगी, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बन जाएगी। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इंटरनल लाइनिंग में सर्टोली सेल के बीच में जाकर ये एम्बेडेड हो जाएंगी। कौन? प्राइमोर्डियल जर्म सेल। और यहाँ पर एम्बेडेड होने के बाद अब ये डिवाइड करेंगे, इनके अंदर माइटोसिस होगी, और इनके अंदर जब माइटोसिस होगी तो इससे बनेगी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल के अंदर जब माइटोसिस हो रही है तो क्या बन रही है? इनसे स्पर्मेटोगोनिया। और इन स्पर्मेटोगोनिया के अंदर चलेगी स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होगा यहाँ पर? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या होगा? इस स्पर्मेटोगोनिया से बन जाएगा स्पर्म, ये हैप्लॉइड सेल बन जाएगी। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है।
देख रहे हैं? तो इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस यहाँ पर चलेगा और इस स्पर्मेटोगोनिया से एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म यहाँ पर बन जाएंगे। तो इस तरह से ये मेल गैमेट बन जाएगी बच्चे। और ये जो फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में क्या हो रहा है, इस यॉर्क सैक की एंडोडर्म के जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल यहाँ पर एम्बेडेड है, जब फीमेल अगर वो एम्ब्रियो है तो उसका भी जब सेक्स ऑर्गन बन जाएगा, जब ओवरी बन जाएगी तो ये जाकर ओवरी की, याद कीजिए ओवरी की क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम जो मैंने दिखाई दी, उस क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम की सेल वो कहां से आई हैं, यही प्राइमोर्डियल जर्म सेल है बच्चे जो जाकर वहां पर एम्बेडेड हो गई हैं। इनकी क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम यहां पर बना दी इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर एम्बेडेड होने के बाद फिर इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर भी यहाँ पर माइटोसिस होगी और इससे बन जाएंगी बूबोनिया। क्या बन जाएंगी? बूबोनिया। और वो सारी की सारी बूबोनिया कहाँ पर पड़ी है? वो सारी की सारी बूबोनिया पड़ी है कॉर्टेक्स में। याद कीजिए कॉर्टेक्स बताया था मैंने, ठीक है। स्ट्रोमा की कॉर्टेक्स में सारी की सारी बूबोनिया बन चुकी है, वहां पर पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर कहानियां कुछ अलग चलेंगी, वो तो मैं जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा इंडिविजुअली, फीमेल का गैमेटोजेनेसिस हम पढ़ेंगे तब हम वहां डिस्कस करेंगे क्या अलग यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो वो गोनिया पड़ी हैं, फिर इन ऊगोनिया के अंदर क्या होगा, यहाँ पर चलेगा ऊजेनेसिस। क्या प्रोसेस चलेगा यहाँ पर? ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, इन ऊगोनिया से ओवम बना दिया जाएगा। और ये ओवम क्या है? ये है फीमेल गैमेट। ये ओवम क्या है? फीमेल गैमेट। तो इस तरह से ऊजेनेसिस से बना दिया फीमेल गैमेट और स्पर्मेटोजेनेसिस से बना दिया मेल गैमेट स्पर्म, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर, अब यही पूरी मैकेनिज्म हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, कैसे इस स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन गया और कैसे ऊगोनिया से ओवम बन गया, ये पूरा डिटेल में हमें डिस्कस करना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उसके पहले अगर हम देखें बच्चे, अगर हम सेमिनिफेरस टिब्यूल की जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसके बारे में अगर बात करें तो सेमिनिफेरस टिब्यूल की इस जर्मिनल एपिथेलियम में याद कीजिए 2 तरह की सेल प्रेजेंट थी बच्चे। यहाँ पर क्या है? 2 तरह की सेल प्रेजेंट होती हैं, एक क्यूबोइडल सेल, एक कोल्यूनर सेल। ये जो कोल्यूनर सेल हैं इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल, ठीक है। और ये जो क्यूबोइडल सेल हैं यही क्या आपकी, ये स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पर एक क्यूबोइडल सेल क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है, जो कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल के अंदर माइटोसिस हुई है, उससे बनी है स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया ओरिजिन के बेसिस पर कैसे हो जाएंगी? दे आर एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन। ये उस टेस्टिस के अंदर नहीं डेवलप हुई है, ये बाहर से आई है। अभी मैंने बताया कहां से आई है, वो पहले आपके इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनी है, फिर यॉर्क सैक की एंडोडर्म में जाकर एम्बेडेड थी, वहां से आई है। तो दे आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इन ओरिजिन, दे आर एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन। कौन? स्पर्मेटोगोनिया। वहीं जब हम बात करेंगे सर्टोली सेल की तो ये इसी सेमिनिफेरस टिब्यूल यहीं पर बने हैं ये, तो इनको बोलते हैं दे आर गोनाडल इन ओरिजिन, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और फिर हम बात करेंगे oogenesis के बारे में। अब बात करेंगे सबसे पहले बच्चे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हो रही है? तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट हो रही है। क्या हो रहा है ऐसा प्यूबर्टी के टाइम पर? प्यूबर्टी के टाइम पर हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। वो जीएनआरएच क्या कर रहा है? वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा है और वहां से एलएच और एफएसएस का सिक्रेशन कर रहा है। और ये जो एलएच है, ये एलएच जाकर एक्ट करता है लेडिक सेल पे। कहां पर एक्ट कर रहा है? लेडिक सेल पे। और लेडिक सेल से रिलीज करा रहा है टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन जो हमने डिस्कस किया था। और लेडिक सेल से भी टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट हो रहा है, तो फिर ये टेस्टोस्टेरोन अब जा रहा है सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर और यहाँ पर जाकर फिर ये इस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इस टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में ही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चल रहा है। ये तो हमें समझ में आ गया कि क्यों प्यूबर्टी के टाइम पर ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। और अगर अच्छे से हम समझने की कोशिश करें इसको बच्चे, तो ये जो जीएनआरएच ऐसा नहीं है कि केवल प्यूबर्टी के टाइम पर ही मेल में जीएनआरएच सिक्रेट हो रहा है, पहले भी सिक्रेट हो रहा था लेकिन कंटिन्यूअसली सिक्रेट होता है, कंटिन्यूअसली सिक्रेट हो रहा है ना, ठीक है। तो जीएनआरएच का जो पल्सेटाइल नेचर होता है बच्चे, पल्सेटाइल नेचर, पल्सेटाइल नेचर मतलब कि रुक रुक के सिक्रेट होना। तो जो रुक रुक के सिक्रेट होने वाला नेचर है, जब ये पल्सेटाइल सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है जीएनआरएच का, तब जाकर ये बोलते हैं कि हाँ प्यूबर्टी का टाइम आ गया और ये स्पर्मेटोजेनेसिस अभी स्टार्ट होगी। तो ये तो आपको कहीं कहीं मिल सकता है ऐसा कुछ कि पल्सेटाइल नेचर की वजह से हो रहा है, कि कंटिन्यूअस सिक्रेशन से हो रहा है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होगी? जब जीएनआरएच का पल्सेटाइल सिक्रेशन स्टार्ट होगा, जिसका पल्सेटाइल सिक्रेशन स्टार्ट होगा। नॉर्मली क्या होता है? कंटिन्यूअस सिक्रेशन चल रहा है ना, और जब पल्सेटाइल सिक्रेशन स्टार्ट होता है इसका, तब ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। और अगर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो डायरेक्ट बोलना आपको कि जैसे ही जीएनआरएच प्यूबर्टी आती है, तो प्यूबर्टी पर आने, प्यूबर्टी की आती क्या होता है?
हमारे हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। बात खत्म, आप तो डायरेक्ट बोल देना, ठीक है। मैंने इसलिए बता दिया, कहीं कहीं अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो ये ना सोचो सर ने बताया नहीं हमें, तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से बस आप याद रखिए कि डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और मेल के अंदर प्यूबर्टी कब आ रही है, लगभग 12 से 15 साल के बीच में प्यूबर्टी आ रही है मेल के अंदर, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच सीक्रेट हो रहा है, और जीएनआरएच फिर जाकर वो एंटीरियर पिट्यूटरी करेक्ट कर रहा है, तो वहाँ से एलएच और एफएसएच का सिक्रेशन करा रहा है, ठीक है। तो ये सब हमने एंडोक्राइन में भी डिस्कस किया थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर ये एलएच आकर एक्ट करेगा लेडिक सेल पे, लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन की इन्फ्लुएंस में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं बच्चे इस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है। तो ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल हैं, ठीक है, जो कि यॉर्क सैकी एंडोडर्म से वहाँ से आई हैं, सेमीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल के बीच में आकर एम्बेडेड हो गई हैं। इनके अंदर होती है माइटोसिस, होती है माइटोसिस, और इससे बनती है स्पर्मेटोगोनिया। तो इन प्राइमोर्डियल जर्म सेल के अंदर माइटोसिस हुई, स्पर्मेटोगोनिया बनी, तो एक से दो स्पर्मेटोगोनिया बनेंगी, ठीक है। तो इनमें से एक स्पर्मेटोगोनिया जो है वो जर्म सेल की फॉर्म में ऐसे पड़ी रह जाती है, ठीक है, ये पड़ी रह जाती है, ये आगे नहीं चल रही है। ये जो दूसरी है ये आगे चल रही है, इसके अंदर फर्दर और डिवीजन चलेंगे, जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो जर्म सेल की फॉर्म में प्रिजर्व कर लिया हम लोगों ने, इसको हम बोलते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। और ये वो स्पर्मेटोगोनिया जिस पर आगे सारे स्टेप चलने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के, उसको हम बोलते हैं टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। तो देखिए टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब ये जर्म सेल क्या करेगी, फिर ये फर्दर डिवाइड करेगी, तो एक से दो बनेंगे, इसमें से फिर एक बची रह जाएगी, दूसरी फिर क्या करेगी, फिर आगे चली जाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस के जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये टाइप ए और टाइप बी का कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में आ गया। तो टाइप ए वाली जो है जर्म सेल की फॉर्म में वहां पड़ी रही है, टाइप बी के अंदर सारा प्रोसीजर आगे आपका चल रहा है। और ये स्पर्मेटोगोनिया कैसी होंगी, ये डिप्लॉइड है, ठीक है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या है, डिप्लॉइड है, तो माइटोसिस से बनी है, तो ये भी डिप्लॉइड होंगी। ये टाइप बी वाली कैसी होंगी, ये भी डिप्लॉइड होंगी। तो यहाँ पर मैंने इनका क्रोमोसोम लिखा हुआ है 44 ऑटोसोम प्लस XY, दो सेक्स क्रोमोसोम, तो 44 प्लस XY, इनका भी क्या होगा, जीनोटाइप 44 प्लस XY, ठीक है। तो ये जो नंबर बढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप, स्पर्मेटोगोनिया के नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, है ना, माइटोसिस करा के नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें स्पर्मेटोगोनिया के नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। अब नंबर बढ़ गए, अब ये जो टाइप बी वाली स्पर्मेटोगोनिया है, इसका क्या हो रहा है, इस टाइप बी वाली स्पर्मेटोगोनिया का अब बच्चे साइज बढ़ना स्टार्ट होगा, इसका साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जब इसका साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम बोल रहे हैं कि ग्रोथ फेज चल रही है। क्या चल रही है, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसकी ग्रोथ हो रही है, इसका साइज बढ़ रहा है। तो इसका क्या हुआ, साइज ऐसा कुछ साइज था, उसका साइज बड़ा हो गया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जिसका साइज बड़ा हो चुका है, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया जिसका साइज बड़ा हो चुका है, इस स्पर्मेटोगोनिया को हम बोल रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल रहे हैं इसको हम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो याद रखना यहाँ पर इनकी पोलाइडी लेवल आप याद रखना, मुझे इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या डिफरेंस है, केवल साइज का डिफरेंस है। तो अगर ये 2n है तो ये भी 2n होगी, केवल साइज तो बड़ा है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये स्पर्मेटोसाइट का साइज बढ़ गया, ठीक, ग्रोथ हो गई, तो बोल दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। और इस फेज को क्या बोला हम लोगों ने, ग्रोथ फेज, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी, 44 प्लस XY, इसका भी जीनोटाइप होगा। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जब साइज बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर होती है मियोसिस। तो इसके अंदर सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट चलेगी, ठीक है। मियोसिस तो मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड ऐसे चलती है, देखा हमने दो स्टेप में हो रहा है कंप्लीट मियोसिस। तो यहाँ पर सबसे पहले ये मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर चलती है। और जब यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट चल रही है तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब मियोसिस चलेगी तो यहाँ से दो सेल बनेंगे, है ना। और ये जो दोनों सेल बनी है ये इक्वल डिवीजन होता है। यहाँ पर क्या होता है, इक्वल डिवीजन होता है। तो दो इक्वल साइज की सेल बनती है। मैं इक्वल डिवीजन पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम जब oogenesis पढ़ेंगे, जब फीमेल गैमेट बनाएंगे तो आपको कुछ अलग कहानी चलेगी, ठीक है, उसका भी रीजन हम देखेंगे। तो यहाँ पर इक्वल डिवीजन होती है, दो इक्वल साइज के सेल बनती हैं, और इन इक्वल साइज की जो सेल बनी है इनको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल रहे हैं इनको हम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये मियोसिस से बने हैं तो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, जेनेटिक मटेरियल हाफ हो चुका है इनका, तो ये हैप्लॉइड होते हैं। तो ये दो सेल जो बनेगी, एक में X जाएगा और एक में Y जाएगा, ठीक है। तो एक में X आ गया, एक में Y आ गया, देखे बच्चे। नेक्स्ट अब क्या होगा, अब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब होगी मियोसिस सेकंड, ठीक है। तो इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगी मियोसिस सेकंड।
तो हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेल बनेंगे यहाँ पर मियोसिस सेकंड के दौरान, देख रहे हैं बच्चे। और यहाँ पर ये जो सेल बनी है इनको बोल रहे हैं स्पर्मेटिड। क्या बोल रहे हैं इनको हम? स्पर्मेटिड। ये देखिए स्पर्मेटिड। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से कितनी स्पर्मेटिड बन जाएंगी? 4 स्पर्मेटिड बन गए बच्चे मियोसिस सेकंड होते ही। और ये स्पर्मेटिड में क्या होंगी? हैप्लॉइड होंगी, क्योंकि मियोसिस सेकंड जो होता है वो तो इक्वेशनल डिवीजन होता है, जैसा पेरेंटल से यहाँ पे इनकी वैसा यहाँ पर बना देंगे। तो इक्वेशनल डिवीजन यहाँ पर 2 हैप्लॉइड। ये बहुत अच्छे जानते हो आप सारी चीजें, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया सेल डिवीजन में, ठीक है। तो ये 4 स्पर्मेटिड बन गए यहाँ पर। तो ये सर्कुलर 4 स्पर्मेटिड बन गए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको स्पर्म का डायग्राम बताऊंगा, स्पर्म का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसा सर्कुलर नहीं होता है, बल्कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा बच्चे, ठीक है। इसमें ऐसे टेल और ये सारी चीजें, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसमें टेल मिलेगी हमको, ठीक है। हेड होगा, बॉडी होगा, टेल होगी, है ना, ऐसे पार्ट होंगे उसके, ठीक है। अभी हम तो ये जो स्पर्म का स्ट्रक्चर जो मॉडिफाई हो गया है, ठीक है, सर्कुलर से ये जो शेप इन्होंने एक्वायर कर लिया, ठीक है। जब ये शेप एक्वायर कर लेंगे तो अब इन स्पर्मेटिड को बोलेंगे कि अब ये स्पर्म बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? स्पर्म। तो स्पर्मेटिड और स्पर्म में क्या डिफरेंस है? स्पर्मेटिड सर्कुलर सेल है और इनका स्ट्रक्चर जब चेंज हो गया, ठीक है, जब ट्रांसफॉर्म हो गया, इनका स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ हेड, बॉडी, टेल, ये सब चीजें बन गई यहाँ पर, ठीक है। तो आप बोल दिए इनको कि स्पर्म। देखते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या क्या मिलता है आपको, ठीक है। चलिए, तो जब यहाँ पर ये स्पर्म बन जाएगा तो अब बोलोगे कि क्या कंप्लीट हो गया? स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बना लेना, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। कितने स्टेप आए बच्चे इसमें? 3 स्टेप आए, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। और ह्यूमन मेल की अगर हम बात करें तो ह्यूमन मेल में ये तीनों ही स्टेप थ्रू आउट द लाइफ चलते हैं, पूरा जीवन थ्रू आउट द लाइफ ये तीनों स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो पूरा प्रोसेस है इसको हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं बच्चे। क्या क्या नाम दिया देखो। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने का जो प्रोसेस है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने तक का जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोसिस। और इसको हम स्पर्मेटोसाइटोसिस या फिर स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोसाइटोसिस या फिर स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने तक का जो प्रोसेस है, और ये स्पर्मेटिड से स्पर्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटिडोसिस। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटिडोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस को मिलाकर बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। हरी बात समझ में? तो ये स्पर्मियोजेनेसिस केवल कौन सा स्टेप है? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का, ठीक है। और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने का। और दोनों को जोड़ दिया तो बोल दिया कंप्लीट प्रोसेस हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। और एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बन जाएंगे? यहाँ पर एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बन जाएंगे बच्चे। और 4 स्पर्म बनने में कितना समय लग जाता है एक स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होने में? और इसी प्रोसेस को बोल देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। कितना समय लगता है? तो लगभग इसमें 65 से 75 दिन, 65 to 75 डेज लग जाते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। और यहाँ पर ये जो 2 स्पर्म बनेंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा जरा बता दो? 22+X। और जो 2 बनेंगे उनका क्या होगा? 22+Y। तो जो 22+X वाला स्पर्म है उसको बोल दोगे आप गाइनोस्पर्म। सारी चीजें जेनेटिक्स में बताई है मैंने। और इसको बोल देंगे एंड्रोस्पर्म, ठीक है। इसको बोल देंगे एंड्रोस्पर्म 22+Y वाला जो स्पर्म बना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब बच्चे स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पर्म की जो बॉडी है वो 3 रीजन में डिवाइडेड होती है, हेड, मिडिल पीस और टेल। ये जो नेक मैंने बना रखा है यहाँ पर बीच में, ये नेक केवल ह्यूमन स्पर्म में देखने को मिलेगी। केवल ह्यूमन स्पर्म में नेक वाला पोर्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम हेड की बात करें बच्चे, तो हेड जो है इट इज कवर्ड बाय अ कैप, है ना। हेड इज कवर्ड बाय अ कैप। जो कैप दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं गेलिया कैपिटिस। स्पर्म के हेड में और क्या मिलेगा आपको? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम बोल रहे हैं एक्रोसोम। और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भरे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भरे रहते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर काम करेंगे, ठीक है। इनका काम होता है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना।
अब देखिए एंजाइम नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। ये कौन से एंजाइम है, क्या काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर बच्चे 3 अलग अलग तरह के एंजाइम मिलेंगे जिनको हम बोल रहे हैं हाइल्यूरोनिडेज, ठीक है, क्या बोल रहे हैं इनको, हाइल्यूरोनिडेज, ठीक है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स, और जोनालाइसिन, जोनालाइसिन, ये 3 तरह के एंजाइम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे एक्रोसोम के अंदर। क्या काम हो रहा है इनका, वो देखिए, ये जो इसके एंजाइम है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, इसका क्या काम है, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये एग का स्ट्रक्चर बना रखा है। ये एग वो एग है जो कि फैलोपियन ट्यूब में पड़ा हुआ है, ओवुलेशन के बाद यही एग फैलोपियन ट्यूब के अंदर पड़ा हुआ है। और इस एग की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, देख रहे हैं इसको, किसी से कवरिंग है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, इसकी जो आउटर मोस्ट की कवरिंग है, इसी कवरिंग को हम बोल रहे हैं कि कोरोना रेडिएटा की लेयर है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा की लेयर बोल रहे हैं आप इसको, ठीक है। और इनकी सेल्स को क्या बोल रहे हैं, दे आर द ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स। अब इसके अंदर ये जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करेगा, ये डायरेक्टली इन ग्रेनुलोसा सेल को ही डैमेज कर देगा, ठीक है, इन ग्रेनुलोसा सेल्स को ही डैमेज कर देगा, ठीक है। और देखिए इसके अंदर ये जो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम है वो क्या करेगा, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, इन ग्रेनुलोसा सेल्स को एक दूसरे से अटैच कराने के लिए, होल्ड करने के लिए ये हाइल्यूरोनिक एसिड रेस्पॉन्सिबल होती है। तो वो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम क्या करेगा, इन हाइल्यूरोनिक एसिड्स को डिसॉल्व कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो सेल की इंटीग्रिटी थी ये मेंटेन नहीं रह पाएगी, ठीक है, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है टूट गई। उसके साथ साथ ये जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स है उनको भी डायरेक्टली तोड़ रहे हैं, इनकी ग्रेनुलोसा सेल्स को भी डैमेज कर रहे हैं, यानी आउटर मोस्ट जो कवरिंग है इसको इन्होंने तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आपको ये एक केमिकल की लेयर मिलेगी, है ना, ये सेलुलर लेयर नहीं है, जोना पेलोसिटा जो होती है केमिकल की लेयर होती है, जिसको हम बोले जोना पेलोसिटा। तो इस जोना पेलोसिटा को तोड़ने के लिए इसके पास जोनालाइसिन है, ये जो जोनालाइसिन केमिकल है एक्रोसोम का, ये इस जोना पेलोसिटा की लेयर को तोड़ देगा, ठीक है। और इस तरह से अब ये जो स्पर्म है वो इस उस साइड से जाकर फ्यूज कर जाएगा, जो कि हम फर्टिलाइजेशन में सारा स्टेप देखेंगे वहाँ पर, इसके तोड़ने के दौरान क्या क्या चेंजेस होंगे वो सारी चीजें हम वहाँ पर देखेंगे जब फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। तो हमें समझ में आ गया कि इस एग को पेनिट्रेट करने के लिए ये सारे एंजाइम जरूरी है, ठीक है। और देखिए इस हेड में क्या मिल रहा है, यहाँ पे परफोरेटोरियम मिल रहा है। ये परफोरेटोरियम क्या होते हैं, ये फाइबर्स होते हैं बच्चे, ठीक है, दे आर प्रोटीनेशियस फाइबर्स। और ये क्या कर रहे हैं, ये इस हेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हेड को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेनिट्रेशन। देख रहे हैं पेनिट्रेट करना है, एग को पेनिट्रेट करना है, तो एग को पेनिट्रेट करने के लिए रिजिड होना चाहिए स्ट्रक्चर, इसका हेड रिजिड रहना चाहिए तभी तो पेनिट्रेट कर पाएगा, अंदर जा पाएगा। तो पेनिट्रेशन के लिए हेड को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्रोटीनेशियस फाइबर जो परफोरेटोरियम है। नेक्स्ट और अंदर आइए तो यहाँ पर क्या मिलेगा सर, हेड के अंदर क्या पड़ा हुआ है सर, न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, हेड के अंदर ही न्यूक्लियस पड़ा है, जिसके अंदर स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, डीएनए पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया, इसके साथ कुछ प्रोटीन भी यहाँ पर होगी, प्रोटामिन प्रोटीन यहाँ पर पाई जा रही है, डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो बस ये समझिए आपको न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है सर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा सर, डीएनए होगा, क्रोमैटिन फाइबर होंगे और प्रोटामिन प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रोटामिन प्रोटीन और ये इनका डीएनए के क्रोमैटिन फाइबर्स है, क्रोमैटिन फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। उसके बाद सर नेक का रीजन आता है, ये जो मिडिल पीस है ना, मिडिल पीस का जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है उसी को बोल रहे हैं नेक, मिडिल पीस के एंटीरियर मोस्ट पार्ट को बोल रहे हैं नेक। और इस नेक के अंदर प्रॉक्सिमल और डिस्टल ये दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं बच्चे 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट है यहाँ पर नेक के अंदर। और ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यहाँ पर है ये क्या करेगा, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन पूरा का पूरा स्पर्म जो है वो एग के अंदर एंटर कर जाता है, पूरा का पूरा स्पर्म जो है वो एग में एंटर कर जाता है। और पूरे के पूरे स्पर्म के एंटर करने के बाद उस एग के अंदर केवल ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बचता है और न्यूक्लियस बचता है। सारी बात समझ में, इसके अलावा सारे स्ट्रक्चर इसके जो है वो डैमेज हो जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, डिस्टर्ब हो जा रहा है, केवल न्यूक्लियस बच रहा है और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बच रहा है एग के अंदर। एग के अंदर केवल दो चीजें बच रही है, क्या चीज, एक तो न्यूक्लियस, दूसरा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, तो जाइगोट के अंदर फर्दर जब डिवीजन की बारी आएगी, क्लीवेज कराएंगे, देखेंगे हम जाइगोट के अंदर जो डिवीजन हो रही है उनको हम क्लीवेज बोलते हैं। क्यों क्लीवेज बोल रहे हैं वो अभी हम बात करेंगे आगे, क्यों अलग से नाम दिया डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो उस जाइगोट के अंदर जो क्लीवेज हो रहा है बच्चे, उसको कराने के लिए सेंट्रियोल चाहिए होता है, सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल की जरूरत होती है। तो उस जाइगोट के अंदर फर्दर जो डिवीजन होगी, उस डिवीजन को कौन सा सेंट्रियोल डिवीजन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा वहां पर, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल।
क्योंकि फीमेल का जो गैमेट है एग, उसके अंदर जब सेकंड म्यूसिस होती है तो उसका सेंट्रियोल वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, सेंट्रियोल नहीं बचा उसका। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो स्पर्म का है यही रेस्पॉन्सिबल होता है जाइगोट के अंदर फर्दर डिवीजन कराने के लिए, ठीक है। और ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये क्या कर रहा है, ये एक्सियल फिलामेंट को यहाँ से अलाइन करा देगा, ठीक है, एक्सियल फिलामेंट जो है यहाँ से अलाइन हो जाएंगे इस डिस्टल सेंट्रियोल से। तो ये पूरे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मिडिल पीस के थ्रू आउट द लेंथ क्या हो रहा है सर, ये एक्सियल फिलामेंट यहाँ पर अरेंज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस मिडिल पीस में क्या हो रहा है सर, इन एक्सियल फिलामेंट के अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो शीथ की फॉर्म में अरेंज होती है। देखिए ये जो शीथ मैं दिखा रहा हूँ ना, इन माइट जैसे कि मान लो ये एक्सियल फिलामेंट हो गए तो इनके चारों तरफ ऐसे देखो, इनके चारों तरफ ऐसे शीथ की फॉर्म है, ऐसे शीथ की फॉर्म में लपेटी हुई है माइटोकॉन्ड्रिया। इन एक्सियल फिलामेंट के अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है शीथ की फॉर्म में लपेटी हुई है, जिसे हम बोल रहे हैं नेवेल कर्व शीथ। क्या बोल रहे हैं, नेवेल कर्व शीथ। नेवेल कर्व शीथ क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की लेयरिंग है एक्सियल फिलामेंट के अराउंड, ठीक है, मिडिल पीस के अंदर। और इन्हीं के अराउंड थोड़ा सा साइटोप्लाज्म का भी एक लेयर देखने को मिलेगी, साइटोप्लाज्म की भी एक लेयर देखने को मिल रही है, इसको हम बोल रहे हैं मैंचेट। क्या बोल रहे हैं, मैंचेट। मैंचेट क्या हो गया बच्चे, ये साइटोप्लाज्म की थिन लेयर है इन फिलामेंट्स के अराउंड, ठीक है। और नेवेल कर्व शीथ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर है इन फिलामेंट के अराउंड। नेक्स्ट अभी मिडिल पीस हो गया, मिडिल पीस में देखिए इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है, तो यही एनर्जी चैम्बर है। ये जो स्पर्म का एनर्जी चैम्बर कौन है सर, ये मिडिल पीस, इसी माइटोकॉन्ड्रिया पड़ी हुई। और ये जो जंक्शन पॉइंट है बच्चे, मिडिल पीस और टेल के बीच का जो जंक्शन पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट पर ये जो एक्सियल फिलामेंट है ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर से पास कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर से एक्सियल फिलामेंट पास कर रहे हैं। और जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसको हम बोल रहे हैं रिंग सेंट्रियोल या फिर एनुलस, बोल रहे हैं रिंग सेंट्रियोल और एनुलस। और इस मिडिल पीस के बाद ये टेल वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया, इसमें फिलामेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन फिलामेंट का अरेंजमेंट हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, फिलामेंट के अरेंजमेंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है सर, हाँ ये एक्सियल फिलामेंट यहाँ पे रन कर रहे हैं, मिडिल पीस में मिलेंगे, टेल में मिलेंगे, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें इसके अंदर बच्चे सबसे लंबा पार्ट कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है स्पर्म का, इट इज टेल। टेल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है स्पर्म का, ठीक है। इनके थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कवर्ड है, यहाँ पे पूरी बॉडी जो है स्पर्म की इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिख लेते हैं बच्चे क्या क्या देखा आपने। तो जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम भरे हुए हैं, दे आर द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, उनको हम बोल रहे हैं स्पर्म लाइसिन। क्या क्या भरा है उसके अंदर, हाइड्रोलाइसिस भरा हुआ है, जो लाइसिन्स भरे हुए हैं, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम भरा हुआ है। ये जो हाइलुरोनिक उसके अंदर भरा हुआ है, क्या काम है उसका, इट डिसॉल्व्स द हाइलुरोनिक एसिड व्हिच फ्यूजेस द ग्रैनुलोसा सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा। तो ग्रैनुलोसा सेल जो है कोरोना रेडिएटा के उनको फ्यूज करने का जो केमिकल है हाइलुरोनिक एसिड, उनको ये डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इंटीग्रिटी डैमेज हो गई पूरी है। और जोना लाइसिन क्या कर रहा है, डिसॉल्व द जोना पैलोसिडा ऑफ ह्यूमन साइक की जोना पैलोसिडा को डिसॉल्व कर रहा है जोना लाइसिन। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या कर रहे हैं, दे डायरेक्टली किल्स द ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा एंड पेनिट्रेट इट, ये डायरेक्टली ग्रैनुलोसा सेल को ही डैमेज कर दे रहा है, ठीक है। वहीं परफेरोटोरियम की बात की थी, क्या कर रहा है, इट इज अ सेकेंडरी प्रोटीन फाइबर, क्या कर रहा है, प्रोवाइड रिजिडिटी टू स्पर्म ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन ऑफ एग, एग के पेनिट्रेशन के टाइम पर उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या कर रहे हैं, दे प्रमोट क्लीवेज और सेगमेंटेशन इन जाइगोट, जाइगोट के अंदर क्लीवेज वही करा रहे हैं, क्लीवेज क्यों बोल रहे हैं इस डिवीजन को, वो आगे बताऊंगा मैं भी आपको। नेक्स्ट डिस्टल सेंट्रियोल क्या कर रहा है, ये सिंपल जो बेसल बॉडी की तरह काम कर रहा है, जिसका काम है एक्सियल फिलामेंट को अरेंज कराना, ठीक है। तो इट अरेंज द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड सॉलिड प्रोटीन फाइबर एंड फॉर्म द एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। तो इसी से डिस्टल सेंट्रियोल से सारे एक्सियल फिलामेंट अटैच होकर पूरे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मिडिल पीस और टेल तक रन कर रहे हैं। यहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस के हार्मोनल कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस से सबसे पहले क्या रिलीज हो रहा है, जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके ये एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करवा रहे हैं। इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां पर एक्ट करता है, ये एक्ट करता है लैटिस सेल पर, इंटरस्टिशियल सेल पे एक्ट कर रहा है, और लैटिस सेल पर एक्ट करके क्या रिलीज करवा रहा है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवा रहा है, एंड्रोजन की सिंथेसिस करवा रहा है। ये जो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर रिलीज हुए क्या करेंगे सर, सारा देखा हम लोगों ने, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, स्पर्मेटोजेनेसिस, सारे सब जगहों पर इनका काम है ना। नेक्स्ट ये जो एफएसएच है इसको हम बोल रहे हैं फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ठीक है। और इसको क्या बोल रहे हैं, गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर। गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर क्या कर रहा है एफएसएच, ये सर्टोली सेल को एक्टिवेट करता है और सर्टोली सेल को एक्टिवेट करके उनसे क्या सीक्रेट करवा रहा है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या रिलीज करा रहा है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, इट इज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करने के लिए रिस्पांसिबल है, उन पे डिफ्यूजन करा रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, फैसिलिटेट करा रहा है उनके मूवमेंट को, ठीक है। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। किस तरह से, वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। और ये जो इनिबिन जो सर्टोली सेल सीक्रेट कर रही है एफएसएच के इन्फ्लुएंस में, ये इनिबिन कब सीक्रेट करती है लोग, जब स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा चल रही है बच्ची, जो स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ही एक्सेस में चल रही होती है ना, तो उस टाइम पर ये सर्टोली सेल इनिबिन सीक्रेट करती है। और ये इनिबिन नेगेटिव फीडबैक देता है, क्या कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। किसको नेगेटिव फीडबैक देता है, ये हाइपोथैलेमस को, एंटीरियर पिट्यूटरी को। किस चीज के लिए, तो एफएसएच के सिक्रेशन को कम करने के लिए, उसके सिक्रेशन को रोकने के लिए क्या कर रहा है, ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। और ये नेगेटिव फीडबैक कब देगा, जब इनिबिन बनेगा। इनिबिन कब बन रहा है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा हो रही है, तो एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक दिया जाएगा और सारी चीजें रोक दी जाएंगी। उसी तरह से ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, तो बॉडी में जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो फिर नेगेटिव फीडबैक दिया जा रहा है। किसको, हाइपोथैलेमस को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से ये एलएच और एफएसएच का सीक्रेशन ही कम हो गया। और एलएच एफएसएच का सीक्रेशन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक टेस्टोस्टेरोन का जो सिंथेसिस है, सीक्रेशन है, वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे जो हार्मोन है इनको कंट्रोल किया जा रहा है बॉडी में थ्रू नेगेटिव फीडबैक। और इसी तरह जब इनकी बॉडी में इनका लेवल बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो पॉजिटिव फीडबैक दिया जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक दिया जाएगा तो एलएच एफएसएच का लेवल बढ़ाया जाएगा, तो सिंथेसिस इनकी बढ़ जाएगी, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चे, इनसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो सीमेन के बारे में मैंने आपको बताया था, सीमेन क्या होता है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। और सीमेन के अंदर केवल 10% पार्ट जो है वो स्पर्म होता है और 90% सेमिनल प्लाज्मा है। सेमिनल प्लाज्मा होता क्या है, तो यही सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन्हीं का जो सिक्रेशन है उसी को हम बोल रहे हैं सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं बच्चे, सारे जो सिक्रेशन इनके नेचर के बारे में क्या काम है देखते हैं। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं बच्चे कितना सीमेन नॉर्मली जो है इजैकुलेट किया जा रहा है। तो इट इज नियरली 3 to 4 ml पर इजैकुलेशन, है ना। और अगर पीएच की बात करें सीमेन की, तो सीमेन का पीएच है 7.2 to 7.4, मतलब कि एल्कलाइन नेचर का होता है सीमेन। वहीं अगर हम देखें बच्चे नॉर्मल काउंट कितना होता है स्पर्म का, नॉर्मल काउंट का मतलब क्या है कि कम से कम कितना स्पर्म होना चाहिए फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, ना, तो वो है बच्चे नियरली 20 to 120 मिलियन स्पर्म पर ml सीमेन के अंदर 20 to 120 मिलियन स्पर्म होना चाहिए, तब जाकर फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्राइटेरिया क्या है, फर्टिलिटी का मतलब क्या कि क्या नॉर्मल क्राइटेरिया है किसी मेल को फर्टाइल कहने के लिए। अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा तो वो मेल स्टेराइल हो जाएगा, वो फर्टिलाइजेशन नहीं करा सकता, उसका स्पर्म, उसका जो सीमेन इजैकुलेट हो रहा है बॉडी का, वो फर्टिलाइजेशन नहीं करा सकता, वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इससे हम बोल रहे हैं नॉर्मल क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी इज 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन, ठीक है। पर इजैकुलेशन कितना स्पर्म होना चाहिए, 200 से 300 मिलियन, क्योंकि एक बार में कितना इजैकुलेट कर रहे हैं, 3 से 4 ml इजैकुलेट कर रहे हैं, और 1 ml में कितना स्पर्म चाहिए, 20 से 120 ml। तो मल्टीप्लाई करोगे तो पर इजैकुलेशन कितना स्पर्म आ जाएगा, तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म आ जाएगा पर इजैकुलेशन फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए। अगर इतना स्पर्म पर इजैकुलेशन निकल रहा है तब तो वो सीमेन जो है क्या कर सकता है, फर्टिलाइजेशन करा सकता है, ठीक है। इसमें से 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से 60% जो स्पर्म है उनका नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, और 40% स्पर्म उसमें से हाई विगोसिटी वाले होने चाहिए, मतलब हाईली मोटाइल होने चाहिए, ठीक है, हाईली मोटाइल होने चाहिए, तब जाकर वो मेल बोला जाएगा कि फर्टाइल है। तो फर्टिलिटी के लिए नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होना चाहिए फॉर इजैकुलेशन, उसमें से 60% का शेप साइज नॉर्मल होना चाहिए और 40% हाईली विगरस मोटाइल होनी चाहिए, तब जाकर वो मेल जो है फर्टाइल माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेमिनल प्लाज्मा का कंपोजिशन है इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। देखिए, तो सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन होगा, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन होगा और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन होगा। टोटल जो 90% सेमिनल प्लाज्मा है इसमें से 60 से 70% जो पार्ट है वो सेमिनल वेसिकल सीक्रेट कर रहा है, 70 to 60%, है ना।
जो पार्ट है वो सेमिनल वेसिकल सेक्रेट हो रहा है, और इसका सिक्रीशन जो होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, ये एल्कलाइन फ्लूइड सेक्रेट कर रहा है, ठीक है। इस पर में ये पूरा सीमेन देखा हम लोगों ने एल्कलाइन नेचर का, यानी सारे सिक्रीशन जो है एल्कलाइन होनी चाहिए उसमें। तो ये जो सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन है कैसा एल्कलाइन है। इसके सिक्रीशन में क्या क्या होता है सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन में, तो इसमें फाइब्रिनोजन होते हैं, फ्रक्टोज जो कि फ्यूल है, इट इज द फ्यूल ऑफ स्पर्म। स्पर्म को एनर्जी किससे मिल रही है, फ्रक्टोज से, तो फ्रक्टोज इज द फ्यूल ऑफ स्पर्म, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है बच्चे, तो ये वेजाइना में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक है। वेजाइना में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्पर्म और इजीली ऊपर असेंड कर पाएगा, ठीक। और कैपेसिटेशन तो वेजाइना में हो ही रही है, देखिए हम लोग वहां पे मोटाइल हो जाएगा, स्पर्म वेजाइना में जाने के बाद कैपेसिटेशन हो जाएगा, मोटाइल हो जाएगा, और वेजाइना के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन वो सीमेन पूरा जा रहा है, सीमेन को इजैकुलेट किया जाएगा वेजाइना में, और सीमेन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, वो प्रोस्टाग्लैंडिन वेजाइना के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या कर रहा है सर, वो सर्विक्स को डायलेट कराएगा, सर्विस डायलेट होगी, वेजाइना के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा ताकि उसमें से जो स्पर्म है, सीमेन का जो स्पर्म है वो इजीली मूव कर जाए ऊपर की तरफ, फैलोपियन ट्यूब के पास जाए, एम्पुला तक जाए ना, देखा था आपने एम्पुला, वहीं पर तो आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, तो वहां पर मूव कराने के लिए, ठीक है। फाइब्रिनोजन क्या कर रहे हैं तो देखें बच्चे, वो हमें आगे समझ में आएगा अभी। तो नेक्स्ट जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है, इसकी अगर बात करें तो ये 30% पार्ट सेमिनल प्लाज्मा का 30% पार्ट जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहे हैं, और इनका भी सिक्रीशन कैसा है एल्कलाइन, इनका भी सिक्रीशन एल्कलाइन है, और इनके सिक्रीशन में क्लॉटिंग एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन पाया जा रहा है, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट, ये सारी चीजें पाई जा रही हैं। ये क्लॉटिंग एंजाइम क्या करेंगे, ये देखो, ये फाइब्रिनोजन मतलब इनएक्टिव फॉर्म में, एंजाइम मतलब इनएक्टिव फॉर्म में, और ये क्लॉटिंग एंजाइम जब ये मिलेंगे तो अब क्या होगा बच्चों, जो स्पर्म है उस स्पर्म का कोएगुलेशन कर दिया जाएगा, स्पर्म का क्या कर दिया जा रहा है, कोएगुलेट कर दिया जा रहा है उसको, ठीक है। यानी स्पर्म जो पास किया जा रहा है फीमेल के जेनेटिलिया में, स्पर्म को इजैकुलेट किया जा रहा है किस फॉर्म में, कोएगुलेटेड फॉर्म में स्पर्म को इजैकुलेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ऐसे, ताकि उसकी एनर्जी कंजर्व रहे, कोएगुलेटेड फॉर्म में रहेगा ताकि उसकी एनर्जी कंजर्व रहे, ठीक है। तो कोएगुलेटेड फॉर्म में स्पर्म को इजैकुलेट किया जा रहा है, उसका कोएगुलेशन कैसे हो रहा है, तो ये फाइब्रिनोजन यहां से, क्लॉटिंग एंजाइम यहां से, तो ये फाइब्रिन बन जाएंगे, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देंगे, कोएगुलेशन हो जाएगा स्पर्म का। और इसी के साथ यहीं पर देखो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन भी है इसके सिक्रीशन में, वो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन क्या करेगा, तो जब स्पर्म इजैकुलेट कर दिया जाएगा फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, तो वहां पर जाने के बाद थोड़े समय के बाद ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिन एक्टिव होगा, और ये दोबारा से जो ये कोएगुलेशन हुआ है, ये कोएगुलेशन को क्या कर देगा, ये फिर से डीकोएगुलेट कर देगा इसको, ठीक है। ये फाइब्रिन जो है देखो, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हुआ है, ठीक है, वो जाकर कुछ समय के बाद वहां पर फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में एक्टिव हो जाएगा, और ये जो फाइब्रिन है, जो फाइबर है, को डिसॉल्व कर देगा, तो स्पर्म जो कोएगुलेटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, तो उसको हाईली एक्टिव रहना है, तो उसको फिर डिसॉल्व कर दिया जाएगा, और फिर हाईली एक्टिव हो जाएगा, मोटाइल हो जाएगा, कैपेसिटेशन, बाकी सारी चीजें हुई हैं, अब वो आगे मूव करेगा। तो ये सब क्यों किया जा रहा है बच्चे, यहाँ पर क्यों इसको भेजा गया कोएगुलेटेड फॉर्म में, एनर्जी कंजर्व करने के लिए, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। उनको पता है कि मिलियन ऑफ स्पर्म ये रिलीज हुए हैं, लेकिन ये सारे रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, रैंडम डायरेक्शन में, ठीक। तो इसलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। नेक्स्ट बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड की बात करें बच्चे, तो इसका कितना पार्ट है, कितना पार्ट बना रहा है सेमिनल प्लाज्मा का, तो 5 to 10% पार्ट, ठीक है, और इसका भी एल्कलाइन सिक्रीशन है, और ये क्या कर रहा है, ये न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहा है। आप कीजिए बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड कहां पर ओपन हो रहा था, यूरेथ्रा जब पेनिस के अंदर एंटर कर रही थी, तो वहीं के एंटरिंग पॉइंट पर ये बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड यहां पर कुछ ऐसे याद है। तो इसका जो सिक्रीशन है क्या कर रहा है, इसका एल्कलाइन सिक्रीशन, वो यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्यों जरूरी है ऐसा, क्योंकि हमें पता है सर उस यूरेथ्रा से यूरिन भी पास हो रहा है, और यूरिन का पीएच कितना होता है 6, एसिडिक पीएच है उसका, तो वो मीडियम जब एसिडिक रहेगा उसी से स्पर्म को पास होना है, जो कि एल्कलाइन नेचर का है, आई बात समझ में। तो वो प्रॉपर वहां पर मेंटेन रहे एनवायरनमेंट, उसके लिए क्या कर रहा है कि उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहा है यूरेथ्रा, ठीक है, ताकि एल्कलाइन सीमेन जो यहां से पास हो, ठीक है। और क्या कर रहा है, हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान ये पेनिस के लुब्रिकेशन में भी हेल्प कर रहा है। तो ये बात होगी हमारे सेमिनल प्लाज्मा की, और इन्हीं का जो सिक्रीशन है ये क्या बना रहा है, सेमिनल प्लाज्मा, जो कि 90% पार्ट है सीमेन का, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पर। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया बच्चे, नॉर्मल सीमेन के अंदर कितना स्पर्म काउंट होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमने डिस्कस कर लिया। अगर ये नॉर्मल वैल्यू से थोड़ा भी अल्टर करेगा तो उससे दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें हैं, देखो, ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या हुआ, अगर स्पर्म काउंट 20 मिलियन से कम है पर एमएल, है ना, 20 मिलियन पर एमएल से अगर कम है स्पर्म काउंट, तो इसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। नेक्स्ट है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया क्या है, आइदर द एब्सेंस और नियर एब्सेंस ऑफ स्पर्म, ठीक है, कि स्पर्म है ही नहीं,
है ना, स्पर्म है ही नहीं सीमेन के अंदर, तो इस कंडीशन को बोल रहे हैं एंजियोस्पर्मिया। ये कब देखने को मिलता है बच्चे, ये सब चीजें ओलिगोस्पर्मिया एंजियोस्पर्मिया कब देखने को मिल रही है, अगर उस पर्सन के अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है ना, अगर उस पर्सन के अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो ये सब कंडीशन है उस पर्सन में ओलिगोस्पर्मिया एंजियोस्पर्मिया। नेक्स्ट बच्चे टेराटोस्पर्मिया। टेराटोस्पर्मिया क्या होता है, इट इज अ स्पर्म विद एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। तो अगर एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाला स्पर्म है तो फिर उसकी मोटिलिटी नहीं नॉर्मल होगी, सारी चीजें दिक्कतें हैं ना, तो इसको बोलते हैं टेराटोस्पर्मिया। नेक्स्ट है बच्चे नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया क्या होता है, व्हेन द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इज लेस देन नॉर्मल और द मेजॉरिटी ऑफ स्पर्म आर इमोटाइल, मतलब सीमेन के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पर्म इमोटाइल है ना, उनकी मोटिलिटी नॉर्मल से कम है, तो इस कंडीशन को बोल रहे हैं नेक्रोस्पर्मिया। और ये कब देखने को मिल रहा है, तो जिस पर्सन के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है उसके अंदर ये नेक्रोस्पर्मिया वाली कंडीशन होती है, उनके जो सीमेन है उसके अंदर का जो स्पर्म है वो नियंत्रित मोटाइल होता है बच्चे। और ये जितनी भी कंडीशन मैंने आपको बताई है, ओलिगोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया, टेराटोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, क्या होगा, इस वजह से मेल जो है वो स्टेराइल हो जाएगा ना, वो फर्टिलाइजेशन कराने के लायक नहीं बच गया है ना, तो वो स्टेराइल हो गया, इसको बोलते हैं स्टेरिलिटी कंडीशन है ये। और मैंने इंपोटेंसी की कंडीशन बताई थी, इंपोटेंसी में क्या था, इरेक्शन ऑफ पेनिस का दिक्कत था ना, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, मेल स्टेराइल हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम बच्चे में याद रखना है, देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन एक ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए इसे स्पर्मेटोगोनिया दिखा रखी है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिखा रखी है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिखा रखी है। स्पर्मेटोगोनिया का जब साइज बढ़ जा रहा है तो बोल रहे हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी है, और ये सर्टोली सेल दिखा रखी है, और इन्हीं सर्टोली सेल में कौन एम्बेडेड है, ये स्पर्मा वेल एम्बेडेड है यहाँ, ठीक है। तो ये डायग्राम में याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ लिया बच्चे। अब यहाँ पर हमसे कुछ टर्म्स पूछे जाते हैं, जैसे कि लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, सर्टोली सेल से स्पर्म का बाहर निकलना, इसे क्या बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। तो सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस चल रही है, स्पर्म का फॉर्मेशन चल रहा है, वहां स्पर्म बनने के बाद सर्टोली सेल में जाकर एम्बेडेड हो जाते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम से देखते हैं हम। फिर वहां से सर्टोली सेल से बाहर निकलना, मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल कर आ जाना, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर निकलना, इसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन, है ना। वहीं अगर पूछा जाए कि टेस्टिस से स्पर्म के बाहर निकलने को क्या बोलेंगे, अगर स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलते हैं उसे सेमिनेशन। क्या बोल रहे हैं, सेमिनेशन। सेमिनेशन का मतलब है कि लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस से बाहर निकलना स्पर्म का। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि स्पर्म का मेल की बॉडी के बाहर निकलना, है ना, स्पर्म का मेल की बॉडी के बाहर निकलना, इसे हम क्या बोलेंगे, तो दिस इज कॉल्ड इजैकुलेशन। क्या बोल रहे हैं इसे, इजैकुलेशन। इजैकुलेशन मतलब क्या है कि मेल की जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है उससे स्पर्म का बाहर निकलना है, मतलब कि पेनिस से स्पर्म का बाहर निकलना, दिस इज कॉल्ड इजैकुलेशन। नेक्स्ट, अगर हमसे पूछा जाए कि स्पर्म की एंट्री इनटू वेजाइना, वेजाइना के अंदर स्पर्म की एंट्री को क्या बोलेंगे, तो दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना, ठीक। तो यहाँ पे कुछ टर्म हमसे पूछे जाते हैं कि स्पर्मिएशन क्या होता है, सेमिनेशन क्या होता है, इजैकुलेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है, तो ये हमने पढ़ लिया। तो जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ा बच्चे, तो एक स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, मतलब कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने में लगभग 65 टू 75 डेज लग जाते हैं, ठीक है। ये एक आपसे क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट, जो अभी हमने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेजेस चले, पहले क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन फेज के बारे में हमने देखा, फिर ग्रोथ फेज के बारे में बात की, फिर हमने मैच्योरेशन फेज के बारे में बात की। तो ह्यूमन मेल के अंदर ये जो तीनों फेजेस हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, ये प्यूबर्टी से लेकर, जब से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो रहा है, तो प्यूबर्टी की एज से लेकर टिल डेथ, है ना, थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन चल रहा है इनके ये तीनों फेजेस। अब इसको अलग से हम क्यों लिख रहे हैं, तीनों फेजेस मेल के अंदर थ्रू आउट द लाइफ चलेगा, क्योंकि फीमेल के अंदर ऐसा नहीं है, फीमेल के अंदर कुछ अलग चल रहा है। फीमेल के अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, oogenesis का जो प्रोसेस जो अभी हम डिस्कस करेंगे, वहां पर आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो एक ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो तीनों फेजेस हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, दे आर कंटिन्यूड फ्रॉम प्यूबर्टी टू होल लाइफ, पूरे लाइफ चल रहा है।